Hi, I am Atanu and welcome to Uncovering Unknown Chat Show. Since childhood, I have numerous inquiries about academics and different professional career. Still, there are many unknown to uncover to achieve big in life. There are a lot of people who want to achieve big in life, but they don't have answer of all of their inquiries. In this podcast, here we get student, researcher, industry professional, entrepreneur, and today's guest is someone who is a Prime Minister Research Fellow and pursuing his PhD career from IIT Kharagpur and also published several research papers in his career, whose name is Arup Ratan Pramanik. Hello Arup, हेलो। welcome to Uncovering Unknown Chat Show. थैंक यू। आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है आईआईटी में पीएचडी में। आपके साथ कुछ डिस्कस करना है, आपका बारे में जानना है, इसके लिए कुछ सवाल तैयार किया हो। आप थोड़ा टाइम लेके विस्तार से बताइए जो ऑडियंस है उनके लिए। ठीक है, ठीक। आप क्या पहले से ही डिसाइडेड थे फ्रॉम योर स्कूल लाइफ दैट यू हैव टू डू योर पीएचडी? नो, जब मैं स्कूल में था तब पीएचडी बहुत बड़ी बात हुआ करता था। हम लोग टीवी में देखा करते थे कि न्यूज में वगैरह में कि बड़े बड़े आदमी जैसे प्रधानमंत्री जी थे हमारे उस वक्त का, जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर लिखा करते थे नाम के आगे। तो हम लोग सोचते थे कि डॉक्टर जो है बहुत बड़ा चीज है, और हम लोग जो छोटा सा गांव से थे तो उधर उतना एम नहीं रखते थे। हम लोगों का क्या एम होता था कि चलो पढ़ना है, पढ़ाई कंप्लीट करके एक छोटा सा जॉब मिलेगा, सुखी जिंदगी जीना है। ठीक है, फिर मैं बीटेक में गया। अब बीटेक में भी ऐसे कुछ खास हम लोग सोचे नहीं थे कि हम पीएचडी करेंगे, लेकिन एट द एंड मेरा एक दोस्त हुआ करता था ईशान दुबे नाम का, उसने मुझे ये मोटिवेशन दिया। एकदम एंड ऑफ द बीटेक थे तो उसने वो मुझे मोटिवेशन दिया कि नहीं, पीएचडी में तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वो है कि। तो तब मैं इस बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया कि चलो जाना चाहिए। तो तब मुझे इंटरेस्टिंग दोस्त लगा। क्या करते हैं आपका? वो दोस्त आपका क्या करते हैं अभी? वो दोस्त अभी सिंस में फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ चलाते हैं हैदराबाद में शायद। ओके, वो एक सोशल वर्कर है अभी, सोशल एक्टिविस्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, कैरी ऑन। हाँ, तो तब जाके मुझे लगा कि चलो मुझे पीएचडी करना चाहिए। फिर मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। तब एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चला और एक दोस्त से। तो उसने मुझे बताया कि चलो तुम्हें मास्टर करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम बीटेक के बाद पीएचडी में जाना चाहती हो। ये बात मुझे बहुत क्लिक लगा था, चलो जाना चाहिए। तो तब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि चलो हम क्या करते हैं, गेट देना चाहिए, गेट एग्जाम देके मुझे पीएचडी में जाना चाहिए। तो तभी मुझे ये बात आया कि चलो मैं पीएचडी कर लेता हूँ। That's great. Like great story. You got motivation from your friend circle. So that's usually rare to get the motivation for the higher studies from the friend circle. So Yes. mostly लोग बोलता है कि जॉब करो, सेटल हो जाओ, बट आपका जो माइंडसेट आया सो वो बहुत ही अच्छा माइंडसेट है। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है। सो आपका एकेडमिक करियर का बारे में, मतलब थ्रू आउट योर बीटेक, मास्टर्स एंड देन पीएचडी का 3 साल हो चुका है। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसे शुरू करता हूँ। जब मैं स्कूलिंग में था, जो कैसे मैं बीटेक में गया, इस बारे में एक चीज़ मुझे बहुत बताना है सबको कि इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी चीज़ है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका करियर के डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो मैं एज आई सेड कि मैं बहुत ही छोटा सा एक गांव से हूँ, तो वहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग का था नहीं कि हम लोग कि चलो जाना है, आईआईटी में जाना है या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना है। तो हम लोग को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया सराउंडिंग से कि, तो हम लोग क्या एक प्राइवेट में हमने बीटेक कर लिया। ठीक है, लेकिन बीटेक में हम लोग कुछ उम्मीद से गए थे, तो वो उम्मीद ऑब्वियसली वो नहीं था जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो ऑब्वियसली वहाँ पे फुलफिल नहीं होने वाला था। तो ऐसे करते क्या हुआ ना, फिर हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था। बीटेक के जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो लाकीली हमें एक ग्रुप मिला, तो उसके साथ मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था खुद से कि अपने चलो एरो हंटर्स एविएशंस एंड एरोस्पेस नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। वो सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक था। तो हम लोग वहाँ पे ड्रोन बनाया हुआ करते थे, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होता है, यूएवीज वगैरह, तो वो बनाया हुआ करते थे। लेकिन उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक्चुअली ये बिजनेस वर्ल्ड कैसे रन करते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आता है, ऑब्वियसली अबाउट द फंडिंग्स एंड ऑल। तो लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, मैंने जैसे बोला आपको कि ये ईशान दुबे नाम का एक और दोस्त था मेरा,
तो उसने मुझे ये मोटिवेशन दिया कि ये रिसर्च डायरेक्शन का भी कुछ पॉइंट है। तो उस वक्त ओके। मुझे लगा कि चलो ये स्टार्टअप से भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये वाला लगा। लेकिन उसमें भी फिर उसने बहुत मोटिवेट किया, तो ऐसे-ऐसे मैंने बीटेक खत्म किया। फिर मैं जाना चाहता था, वो एज़ आई सेड कि डायरेक्ट पीएचडी के लिए मुझे जाना था। लेकिन उस वक्त ओके। हुआ नहीं, जैसे कि मैं रिटन टेस्ट वगैरह फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आईआईटी बॉम्बे में क्लियर कर लिया था, लेकिन वो लोगों ने मुझे बोला कि मास्टर करके आओ पहले। तो उस वक्त ओके। हुआ नहीं। ओके। तो फिर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में एमटेक में ज्वाइन किया। और वहाँ पे मैंने क्या किया ना, रिसर्च का जो एक्चुअल शुरुआत है मेरा वहाँ पे शुरू हुआ। जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या ओके। किया कि मैं बहुत लोगों से मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल माय सुपरवाइजर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये रिसर्च को लेके कि क्रिटिकली कैसे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये सोच सकूं, क्रिटिकली कैसे सोच सकता हूँ। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर एक सच्चाई का, हर एक प्रॉब्लम का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। उस पर्सपेक्टिव को मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ अपने दिमाग में, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सीखा। तो फिर एमटेक करने के बाद मैंने क्या किया कि आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया। अब यहाँ पे भी मेरे लकीली अच्छा गाइड्स मिले हैं, अच्छे सुपरवाइजर मिले हैं और प्रॉब्लम डायरेक्शन मिले हैं। फिर ये पीएमआरएफ में सिलेक्शन हुआ, तो लकीली अच्छा ओके। गया है मेरा ये करियर लाइफ जो है बीटेक से उस दौर के इस दर तक। जैसे कि मैंने प्राइवेट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल जो टॉप यूनिवर्सिटीज सारे एक्सपीरियंस कर लिए, तो ये एक ओके। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। सो आपने बताया कि पीएमआरएफ, राइट? हाँ, सो आप पीएमआरएफ फेलो हो, सो उसका बारे में थोड़ा बताइए। पीएमआरएफ एक अच्छा, कैसे आपको सिलेक्शन हुआ है, उसका प्रोसेस क्या था, थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए उसका बारे में। जैसे प्रोसेस में क्या था ना, 3 कैटेगरी दिया हुआ था, 3 फैक्टर्स थे। एक तो आपका सीजीपीए जो है, अपने पीएचडी में कोर्स वर्क करते हैं, हम लोगों को कोर्स वर्क असाइन किया जाता है, तो उस कोर्स वर्क में आपका क्या सीजीपीए है, ये मिनिमम 8.0 होना चाहिए। ये पीएचडी का ये सीजीपीए पीएचडी है। का सीजीपीए। अगर आप कुछ एमटेक किया हुआ है सीएफटीआई और सेंट्रली आईआईटी से, सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट से, तो फिर आपका डायरेक्ट भी जा सकते हैं। पीएमआरएफ का भी 2 अच्छा। एंट्री होता है, एक डायरेक्ट एंट्री होता है, ओके। एक लेटरल एंट्री होता है। मेरा लेटरल एंट्री में सिलेक्शन हुआ था क्योंकि मेरा एमटेक तो ओके। सीएफटीआई या फिर आईआईटी एनआईटी से नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था, जो बीटेक ये जो पीएचडी है, पीएचडी का जो कोर्स वर्क में जो सीजीपीए था वो मेरा 9 पॉइंट से ज्यादा था, 9.4 समथिंग था। ठीक है, तो उससे मेरा एक फायदा हुआ है, मिनिमम 8 चाहिए। फिर एक जो सेकंड है वो है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सोच समझकर, जो इंडिया के लिए और अभी सोसाइटी के लिए वैल्यू रखते हैं, मायने रखते हैं, या फिर रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम जो है उस हिसाब से कुछ रहना चाहिए जो कुछ वैल्यूएबल हो अपने कंट्री के लिए या फिर पूरा ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ऐसे कुछ आपको रिसर्च प्रपोजल बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर और एक आता है पब्लिकेशन। तो ये मतलब प्रीवियस पब्लिकेशन के बेसिस पे इन तीनों का वेटेज होता है, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल आप बनाए थे आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स वर्क इन पीएचडी। सो देन ये सबमिट किए थे, फिर ये सारे प्रोसेसिंग हुआ, फिर आप शॉर्टलिस्टेड हुए एज ए पीएमआरएफ। So that's great. I think this is one of the prestigious fellowship of the country. So congratulations for that. But I think you already opted for two years, right? Yes, 2 so you years. got it in second year. Okay, so that's great. Okay, so tell me one thing, Arup, like which new things you learned? So after joining Jadavpur University and IIT Kharagpur, so from your BTech life, when you came to Jadavpur University, it's a big university, right? So after that, even you come to the prime institute like IIT Kharagpur. So what new thing you learned there? First of all, I learned that we should also focus on the theoretical aspects. In private institutions, it is very common that हम लोग क्या करते थे कि जो practical aspect पे ज़्यादा फोकस करते थे कि चलो ये theoretical thing है, इसको ज़्यादा नहीं फोकस करना है, practically हम लोगों को बहुत आगे जाना है, practically बहुत सोचना है, theoretical को उतना इग्नोर कर देते थे। तो जादवपुर में जाके पहला चीज़ तो मैं यही सीखा कि थियोरी मैटर्स करता है। अगर मुझे रिसर्च करना है तो थियोरी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? कि प्रैक्टिकली अगर कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा ना कि कुछ ही दूसरों के डिजाइन किए हुए चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बस उसके बताए हुए रास्ते पे हम बस फिट कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हमें नहीं आ सकते। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना जरूरी है।
लाइब्रेरी जाना जरूरी है, ये सारी चीजें हमने नया सीखा जादवपुर में। फिर क्रिटिकली सोचना कि कैसे मैं क्रिटिकली सोच सकता हूँ, खुद का आइडिया को खुद ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जो आइडियाज है कि चलो एक आइडिया आया, ये एक आया, मैं खुद ही इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा कि आप द मार्क है, ये वाला चीज मुझे वहाँ पे डेवलप हुआ। और ऑब्वियसली आईआईटी खड़गपुर में आके मेरा वो वाला जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो और भी एनहांस हुआ। यहाँ पे मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला, बहुत फैसिलिटीज मिले, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिले, तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ऑब्वियसली थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, राइट। सो थियोरिटिकल एस्पेक्ट Yes. बहुत जरूरी होता है along with the practical implementation and all. So as you said, like before practical, always focus into Theory. theories if you want to go into the research and do the deep Yes. research, right? So that's a good point you made. So आपका current research topic क्या है, उसका बारे में मेरा करंट जो रिसर्च है वो एक्चुअली बहुत सारा पॉइंट है उसमें। जैसे कि मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी कुछ सप्लाई चेन मॉडलिंग और डिजाइन पे है। और सेकंड आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है ना, ये एक एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट रेगुलेटरी स्कीम है। जिसे कि पहले क्या करते, सपोज मैं एक प्रोडक्ट को एज ए प्रोड्यूसर बना रहा हूँ, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, बस वहाँ पे मेरा क्या हुआ, जिम्मेदारी खत्म, ठीक है। मैं उसके बाद नहीं देखता जाता कि वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अब ईपीआर के वजह से मुझे क्या करना है ना कि जो रिवर्स मैं सेल करने के बाद भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट के इंश्योर करूं उस प्रोडक्ट के लिए आफ्टर यूज। तो ये एक ईपीआर बोलते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टायर इंडस्ट्री जो है, इंडियन टायर इंडस्ट्री में ईपीआर को कैसे मैं सस्टेनेबली और वायबली मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा बाय ओबेइंग द रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मैं वो सारे चीजों पे फोकस कर रहा हूँ मेरे रिसर्च में। मतलब वो लेमैन लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो सो टायर इंडस्ट्री में आप जो रीयूज करना चाहते हो टायर को, जो टायर रिजेक्ट हो जाता है, लाइक आफ्टर अ सर्टेन इयर्स वी थ्रो द टायर आउट, राइट। Yes. तो आपको टायर को रीयूज कैसे करना है, उसका कुछ मेथोडोलॉजी और प्रोसीड्योर बना रहे हैं। नॉट ओनली रीयूज, यहाँ पे एक चीजें है, ईपीआर रेगुलेशन जो बोलता है कि जो रिट्रेड करते हैं या फिर रिशोल करते हैं या फिर रिमोल्ड करते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे रिट्रेडिंग, रिशोलिंग और ऐसे बहुत सारा नाम है लोकल एस्पेक्ट्स में। तो ये सारी चीजों को ना इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। अभी करेंटली अगर देखा जाए कि कभी भी आप अगर बात करेंगे ना किसी भी टायर रिपेयरिंग शॉप में, बहुत सारा टायर रखा हुआ करते हैं, तो उनसे बात करिएगा ना कि ये जो यूज टायर है इसको मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम क्या करते हैं कि मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ तो उन्होंने जैसे कि ये बोला है कि जो रिशोलिंग फैक्ट्रीज है जिसकी छोटा रिशोलिंग उनको दिया जाता है, वो रिशोलिंग करते फिर उसको बेचते हैं बजट टायर के हिसाब से, ठीक है। बहुत कम पैसा रहता है उसका। अब इससे क्या होता है ना कि सेफ्टी का कॉन्सर्न आता है, जैसे कि बहुत सारा जो ईपीआर रेगुलेशन बोलता है आप एक बार रिट्रेड कर सकते हैं या फिर रिशोल कर सकते हैं, लेकिन इन इंडिया है ना मल्टीपल टाइम कंटिन्यूअसली 4 टाइम 3 टाइम और 6 टाइम ये रिशोलिंग करते करके यूज किया जाता है एक टायर को। तो ये एक तो उसमें क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट की चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्या होता है? एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाता है, फिर सेफ्टी का कॉन्सर्न रहता है, बैलेंसिंग का कॉन्सर्न रहता है, क्योंकि उसका ग्रिप जो है वो कम होता जाता है उसका बारे में। बिकॉज जो टायर ही है जो अपना जो बॉडी ऑफ ट्रक है और जो रोड है उसके सरफेस का जो इंटरफेस में बिलोंग करता है, इसका फोर्स को इस पे वो टायर ही असर्ट करता है, राइट। तो इसीलिए टायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इन इंडिया और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज पे टायर को बहुत इग्नोर किया जाता है, तो इसीलिए ये ईपीआर रेगुलेशन आया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको लैंडफिल नहीं कर सकते हैं, इसको एक ही बार रिट्रेड कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग करना है इन्वायरमेंटली साउंड वे में, रिसाइकलिंग एट द एंड करना ही है, तभी जो प्रोड्यूसर है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म होगा। सो आपका ये जो काम है ये तो पीएमआरएफ में आप अपडेट भी देते हो, हाफ ईयरली अपडेट शायद आपको देना पड़ता है और क्वार्टरली, ईयरली, राइट। ओके, सो वो ईयरली जो अपडेट देता हो उस पे शायद एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, इंडस्ट्री से भी और प्रोफेसर्स भी,
राइट। सो उनका क्या फीडबैक है? आपका रिसर्च तो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, बट आपका उन लोगों का क्या फीडबैक है? आपको क्या मिला है लास्ट दो साल में? लास्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, तो ज़्यादा कुछ कमेंट्स आया नहीं ओके। है। बहुत अच्छा, वो लोग हैप्पी है कि मेरे अच्छा काम अच्छा जा रहा है। हाँ बस थोड़ा सा कुछ हाँ कॉन्सर्न हाँ। दिए हैं। कॉन्सर्न मतलब कुछ आइडियाज दिए हैं कि चलो मैं इसको फर्दर इम्प्रूव कैसे ओके। करूंगा, मेरा स्ट्रेस डायरेक्शन को मैं कैसे हम्म। और भी ज़्यादा हम्म। बेहतरीन बना सकता हूँ, इस डायरेक्शन में कुछ सजेशन दिए हुए हैं, करेक्ट। रिकमेंड किए हुए हैं। तो करेक्ट। ज़्यादा ऐसे ही है, लेकिन हाँ। ओवरऑली बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, तो इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। यस, because government of India is also focusing on the sustainability more, यस, and you are working in the direction of the government. I think this is a good progress. So आप मेरा गुड विशेस है कि थैंक आपका रिसर्च सक्सेसफुल होए एंड पूरा देश के लिए काम में आए। थैंक यू। सो आप तो बता दिया, पूरा एक्सप्लेन किया है आपका रिसर्च का बारे में, राइट? इन लेमन लैंग्वेज में भी समझाया कि टायर इंडस्ट्री में आप क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हो। सो इससे मतलब आप थोड़ा सा कवर किया है, बट फिर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में आपसे जानने के लिए कि इसका सोशल जो इम्पैक्ट है आपका रिसर्च का, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। सोशल इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट बहुत क्या है? ज्यादा है एक्चुअली में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, करेक्ट। लेकिन सोशली इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो टायर को, जैसे कि जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, लैंडफिल करते हैं। लैंडफिलिंग रहता है, बहुत से Correct. एरिया में ऐसे ही फेंक के रख देते हैं। अब वो क्या करते हैं ना, नहीं तो जला ये देता है, कोई देता जगह में है, बार्न बार्न कर कर देता है। देते हैं। हाँ। अब टायर क्या करते हैं ना, नॉन हैजर्डस सॉलिड वेस्ट है। वो क्या करते हैं, जो हम्म। ब्रेन होता है रेनी सीजन में, तो उसमें पानी जम के पूरा मलेरिया और Correct. ब्रीडिंग रैट्स, हम्म। ये सब का जो ब्रीड है ना, वो वहाँ पे पैदा हो जाता है। अब उससे क्या होता है ना, बहुत सारा जो डिजीज है, वो जो सराउंडिंग के लोकेलिटी है वहाँ पे फैलने लगता है। तो ये एक है कि जो पब्लिक हेल्थ, इस पे एक इम्पैक्ट है। अगर उसको लैंडफिल नहीं करके मैं एक चैनल बना सकता हूँ या फिर चैनलाइज करके एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे अच्छे से वो रिसाइकिल हो जाए, और उसको जो रिसोर्स है, जो ट्रैप्ड रिसोर्स होता है ना, उसको मैं फिर से रीयूज कर सकता हूँ। तो क्या होगा ना, ये जो लैंडफिलिंग कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये सारे डिजीज का भी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये पब्लिक हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट फैलता है, इम्पैक्ट है, राइट? करेक्ट। और दूसरा इसका इम्पैक्ट है जॉब क्रिएशंस में, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कैसे? जैसे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन, सॉर्टिंग, जो डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, वो सारे चीज पे फोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो जरूरी है। तो वो एक सोसाइटी में देना, सोसाइटल इम्पैक्ट है। स्किल में डेवलप कर सकता हूँ और जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, डिफरेंट जो रिवर्स चेन है उसमें। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग जो रिवर्स होता है, इंजीनियरिंग नहीं, रिवर्स री- इंजीनियरिंग एक नया अलग हाँ। कंसेप्ट है। ये रिवर्स मतलब सप्लाई चेन की बात किया जा रहा है। रिवर्स सप्लाई Yes. चेन जो होता है, ओके। तो उसमें भी डिफरेंट जॉब क्रिएट हो सकते हैं, डिफरेंट स्किल डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक एजुकेशनल एस्पेक्ट से इम्पैक्टफुल मतलब है एक, और एक अवेयरनेस के हिसाब से सोशल एंगेजमेंट। जैसे कि ये ईपीआर क्यों चाहिए, इस बारे में हमें सोशल एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट होता है, एक अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी को, जो लोकल कम्युनिटीज है, गवर्नमेंट है, सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, राइट? ईपीआर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोकल कम्युनिटीज है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, जो प्रोड्यूसर है, जो अदर लोकल जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लेयर्स है, सबका एंगेजमेंट जरूरी है। तो एक अवेयरनेस के एस्पेक्ट्स में भी ये काम करता है। Oh, that's good to know all these things in detail. So आप और एक चीज़ बताइए कि आपका जो रिसर्च है, राइट? सो आप कैसे प्लान, मतलब आपका प्लानिंग क्या रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू थिंकिंग टू पब्लिशिंग द पेपर? इसमें बहुत सारे स्टेप्स होता है, राइट? सो इसका प्लानिंग आपका क्या है, उसका बारे में थोड़ा। सबसे पहला प्लानिंग तो होता है कि प्रॉब्लम ढूंढना कैसे। और प्रॉब्लम को दो तरीके से ढूंढा जा सकता है। जैसे कि मैं इनिशियल जब रिसर्च का शुरुआत में था, तो हमने क्या करते थे, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते थे, लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च गैप्स फाइंड करते थे, फिर उसके बेसिस में रिसर्च को आगे ले जाते थे, राइट? तो वो एक तरीका वो भी है। लेकिन फिर मैं जो पीएचडी में आया, मेरे सुपरवाइजर से बात किया, मेरे सुपरवाइजर जो है, उनके जो आइडियाज है मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो उनका मानना होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमेशा लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा ना रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को पिकअप करना चाहिए, राइट?
तो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को करेक्ट। लेके मैं लिटरेचर रिव्यू से उसको सपोर्ट करके कैसे एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकता हूँ, उसी पे आपका पहला स्टेप होता है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद आपको सोचना है। मेन काम दिमाग का है, सोचते रहना है। कंटिन्यू सोचने के बाद एक समय आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल जो प्रोसेस है, क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं, सारे प्लानिंग कर लेना है। फिर आपको ओके। क्या है ना, काम पे उतरना है। फिर आप काम करिए, काम कर लिया, फिर उसको लिखना है। फिर उसको आपको एक बढ़िया सा बहुत सारा प्रोसेस होता है, और क्या बोल सकते हैं, और स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आपको लिखना है एक जर्नल के बेसिस पे। जैसे कि आप कौन से जर्नल में भेजना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको पहले पेपर को रेडी करके फिर कम्युनिकेट करना है। वहाँ पे आपका काम खत्म। फिर तो आगे रिव्यूअर क्या रिव्यू देते नहीं देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन मेन काम जो है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढना और उस पर क्या काम करे, वो काम को सोचना। सो आप ऑलरेडी बहुत सारे पेपर पब्लिश कर चुके हो आपका मास्टर्स एंड पीएचडी करियर में, राइट? सो आप जो अर्ली स्टेज रिसर्चर है, सो उनके लिए कुछ कैसे सजेस्ट कर सकते हो? वो लोग कैसे पेपर को प्रॉपर पेपर को कौन सी जर्नल में सबमिट करें एंड अप्रोप्रिएट जर्नल कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हो उनके इसके लिए देखिए बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, एक आइदर पहले ही आप जर्नल को चूज करिए, उसके हिसाब से अपना काम को करिए। जैसे कि स्पेशल इशू जाता है, उस टाइम जो करते हैं, एक स्पेशल इशू आया, टॉपिक बोल दिया कि इस टॉपिक में आपको करना है और उसका फॉर्मेट दे दिया गया, और उसके हिसाब से आपका काम करना है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है प्रॉब्लम के डीप में जाके, प्रॉब्लम को समझ के बहुत और गहराई से समझ के आप उस पर काम किए। उस काम को एक खत्म करने के बाद आपने जब उसको पेपर को लिखा, फिर आप पेपर को लिखने के बाद जर्नल चूज कर रहे हैं कि चलो इस काम के अलाइंड कौन सा जर्नल है, उस हिसाब से चूज किए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा जो अच्छा जर्नल है ना, रेप्यूटेड जर्नल, उसमें सबमिट किए। उसका बहुत सारा जो रिव्यू है, चाहे एक्सेप्ट ना भी हो, लेकिन उसका जो रिव्यू है वो बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद आप उसके जो थोड़ा कम रेप्यूटेड है उसमें सेंड करिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत सारा कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट का डायरेक्शन मिलेंगे। तो एट द एंड आपका पेपर का वो क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मेन दो ही चीज है। एक तो आप जर्नल के बेसिस पे रिसर्च करें, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और एक है आपकी जो रिसर्च है उसके बेसिस पे आप जर्नल चूज करें। सो दो अप्रोच बताया आपने, राइट? सो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए, ढूंढिए जर्नल। एंड और दूसरा अप्रोच है, लिखने से पहले ही आप देखिए टॉपिक क्या है जो स्पेशल इश्यूज होता है, राइट? सो उसको देख के चलिए। एंड फील्ड का रिलेटेड कुछ जर्नल होता है जो डिपार्टमेंट में रिसर्च करते हैं लोग, सो उस डिपार्टमेंट से पता चल जाता है। सो तो है ही। सो उसके साथ साथ अभी आप सजेस्ट कर रहे हो कि स्पेशल इशू से भी आप देखो, तो उससे भी आपको आसान हो सकता है। क्यों जरूरी है? देखिए, स्पेशल इश्यूज उसी टॉपिक पे निकलते हैं ना जो ट्रेंडिंग हुआ करते हैं। अब आप स्पेशल इश्यूज का बहुत, अगर आपको अंदाजा है कि ये स्पेशल इश्यूज निकल रहा है, तो आप मतलब यू आर फॉलोइंग द ट्रेंडिंग, लाइक व्हाट आर द ट्रेंड एरियाज। तो उससे हमको एक अंदाजा होता है। वो भी हमें, चाहे मैं वो अप्रोच को फॉलो ना करूं, लेकिन वो भी हमें हेल्प करते हैं अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने में। सो आपका ऑलरेडी 3 साल हो चुका है खड़गपुर में। आपका एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बताइए खड़गपुर में, और एक बैड एक्सपीरियंस बताइए। ऑब्वियसली एक्साइटिंग एक्सपीरियंस तो पीएमआरएफ में सिलेक्शन है। तो दैट्स रियली एक्साइटेड। एंड बैड एक्सपीरियंस एज सब जगह है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर एक जगह पे इंडिया में है, जो है हॉस्टल का खाना। हॉस्टल का खाना is one of the bad experience you had. So that means every day you are experiencing bad, right? So that means I no need to ask about one bad experience in a 3 years. I think one bad experience in a day, it would be the appropriate question. Okay, that's good. Hostel ka khana is always in the complaint list of students. So in everywhere, not only. It is not about IIT Kharagpur. It is everywhere in this world. So everywhere, it's universal things.
even if they are providing good foods, but due to our cultural difference, it become worst, right? Absolutely. So, like you, I think if you go to the right now you are in east part of the country. If you go to south, there will be the different taste. If you go to north, that will be different. Now east, that's a different taste. So that's a main point actually. So sometimes it's we get habituated and we don't enjoy that level. So that's the thing. आपका डेली रूटीन का बारे में थोड़ा बताइए. आजकल आपका डेली रूटीन कैसा है? डेली रूटीन में मेरा ज्यादा टाइम सोते हुए बीतता है। सोने में मैं ज्यादा टाइम बिताता हूँ क्योंकि स्लीपिंग बहुत जरूरी है। उससे दिमाग को बहुत एक रेस्ट मिलता है। और ऑब्वियसली सोना मतलब ऐसे नहीं सो सकते, हम सोचते रहते हैं प्रॉब्लम के बारे में। सोना मतलब होता है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहिए, तो उससे क्या हो ना, जितना सोचेंगे उतना प्रॉब्लम को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ज्यादा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं और खुद से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सोचना बहुत जरूरी है। और कभी और थोड़ा टाइम मैं पढ़ने में बिताता हूँ। जो लिटरेचर है, करंट जो लिटरेचर है, उसको मैं जैसे कि गूगल स्कॉलर है, उसका रिकमेंडेशन आता रहता है कि क्या क्या अपनी जो इंटरेस्ट फील्ड है क्या क्या पब्लिश हुआ आज, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ, क्या क्या पब्लिश हो रहा है, नहीं आ रहा है, नया क्या आ रहा है फील्ड में। और उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द टाइम लैब में या फिर मेरे रूम में जो मेरा खुद का रिसर्च है उस पर फोकस करता हूँ और फिर मैं सोता हूँ, क्योंकि ये सोचना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम आप मतलब सोचने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हो और कितना टाइम उसके बाद सोचने आप के लिए मेरा ये 6 करते हो आवर्स परसेंटेज तो में? रहता ही है। So that is apart from your sleep, another 6 hours for only thinking. Yes. Wow, that's a great thing. Like, so I'm also taking lesson from you, right? So सोचना चाहिए ज्यादा। जैसे कि मैं एक चीज Right. बताता हूँ, जैसे कि मेरा जो हाँ। फर्स्ट पेपर में लिख रहा था, तो जैसे कि जो CIE में मेरा एक पेपर आया है, ओस्मी करके एक MCDM अप्रोच है। अब उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ करके ग्राफिकली एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है दो चीजों को, ठीक है, वो कैसे आया। मैं सो रहा था, मैं सोचते सोचते सो गया था एक्चुअली में, लेकिन जब मैं नींद में था ना, तब मुझे वो आइडिया आया कि चलो इस तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको चलता रहा था, वो भी चल रहा था आपका दिमाग में चल रहा कि था। ये चीज सोच रहा है, Yes. सोचते सोचते सो गए, फिर आपको वो आइडिया क्लिक क्लिक कर कर गया। गया। वाओ, तो दैट्स अ इसीलिए ग्रेट सोचना थिंग। जरूरी सो है। दैट्स हाउ द रिसर्च हैपेंड Yes. एक्चुअली, इनोवेशन Yes. हैपेंड, सो दैट्स गुड। सो आप जो स्टूडेंट है जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट है, एंट्री लेवल है, राइट, सो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ फर्स्ट सजेशन सजेशन तो वही है कि थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स है उस पे थियोरेटिकल नॉलेज गेन करिए। थियोरेटिकल नॉलेज बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिटिकली थिंकिंग का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो डेवलप करिए अपने में। क्रिटिकली थिंकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर जो चीज है वो है कि ये जो मतलब बीटेक में, ज्यादातर बीटेक में इंडिया में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो नहीं लेना है। अगर किसी को डिटरमाइंड है कि मुझे आगे जाकर रिसर्च में जाना है, तो जो प्रोजेक्ट है उसको उस तरह का करना चाहिए। जैसे कि करेंटली मैं ये जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर जगह, नॉट ओनली इन IITs हर जगह, मैं जब बीटेक में था तब भी मैं ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग करते हैं ना कि अपना एक जो प्रॉब्लम है उसको आउटसोर्स कर देते हैं लोकल मार्केट्स में, तो कुछ पैसे देके वो बना लेते हैं। ये चल रहा है इंडिया में। ये शायद आपको भी पता होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत जानने को मिला था। सो आउटसोर्स होता है, बट मेरा जान पहचान का सर्कल में किसी को पता नहीं कि आउटसोर्स क्या है। वो लोग क्या करते थे कि दोस्त लोगों को पकड़ लेते थे, दोस्त को पकड़ के थोड़ा करवा लेते थे। दे आर नॉट, मेनी ऑफ देम आर नॉट सीरियस एंड मेनी ऑफ देम आर सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट्स एज वेल। वो एक है, और एक है कि चलो कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं कि जो अवेलेबल डेटा है, जैसे कि अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल मॉडल है, उसमें से कुछ ग्राफ जनरेट किए, ये किए, कुछ बस मार्क्स के पीछे मत होइए, नॉलेज गेन करिए। प्रॉब्लम को बहुत मतलब मेन चीज यही है कि जो प्रोजेक्ट है उसको सीरियसली लीजिए, लाइटली मत लीजिए। ये एक बोलना चाहूंगा। तो उससे हमें ना फास्ट जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो उसी से आता है। मिनी प्रोजेक्ट्स बोलिए या फिर प्रोजेक्ट्स बोलिए, उसी से हमें उससे पता भी चलता है कि मेरा एक्चुअली रिसर्च में इंटरेस्ट है कि जाना नहीं चाहिए है। कि नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, ये एक अप्रोच है। नो, दैट्स गुड।
So we got lot of information from you, and thank you very much for your time and coming to the show. Thanks for your time. Thank you for calling me also, Alright. because it is a great initiative from you. I think it will help a lot of students over there in India to acquire the research careers. बिकॉज से हम लोग जो मैं जो सोचता हूँ ना कि जो रिसर्च में लोगों का इंटरेस्ट दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, तो ये तो Correct. दो वजह से हो सकता है, या तो उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन उन Correct. लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इनटू दिस शो। तो थैंक यू। No, thank you for your compliment, Arup. So definitely we'll try to get lot more, many more experienced person from industry, as well as from PhD, from masters, many different fields. Thank you very much for Thank your you। time.